हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने अपने सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, या आपने उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जब कभी भी हम सेमीकंडक्टर्स या उसके डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते क्या हैं। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपके वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी आपकी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सो दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन योर इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स इज कॉल्ड एज योर सेमीकंडक्टर्स। जो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। नाउ कि हम किस तरह से बैंड थ्योरी के हिसाब से किसी भी एक सॉलिड को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि हमने बोला कि जब कभी भी हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि सॉलिड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू मेटल्स और कंडक्टर्स, insulators and semiconductors, and they can be classified on the basis of their values of resistivity or conductivity and energy bands. तो अभी तक रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। लेकिन जो आपके लिए जो नई चीज़ जो आपने पढ़नी है, दैट इज़ योर एनर्जी बैंड्स। हाउ एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सॉलिड्स, और सॉलिड्स में हम एनर्जी बैंड्स का कंसेप्ट कैसे समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्यों ना हम क्लासीफाई करें अपने इन मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो जब कभी भी हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं या मेटल्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जिनकी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है और हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटल कंडक्टर। और जिनकी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है और लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंसुलेटर। एंड सिमिलरली, व्हेन वी हैव टॉक अबाउट having high resistivity or conductivity in between metals and insulators, those are called as your semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स को अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँ या अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो मोस्ट कॉमनली नोन सेमीकंडक्टर्स आर योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। These are the most commonly semiconductor materials known to us, और यू कैन से, अगर आप इसको याद रखना चाहें, अगर आप इस तरह से इसको याद रखना चाहते हैं कि हम किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम को, तो आप हमेशा याद रखिए जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम अगर इसको बात करें, जैसे हम सिलिकॉन की बात करते हैं, दैट इज़ 14, और अगर हम जर्मेनियम की बात करें, दैट इज़ 32, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, दोज आर कॉल्ड एज योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। जस्ट ए लेमैन की तरह हमें उसको समझना है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि जब हमने पढ़ा कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये हमने पढ़ा। लेकिन अब हमें बताना है कि वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स। सो हाउ वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स। सो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन और उसका एक शेल बनाया है, ठीक है। प्लस यू कैन से अंडरस्टैंड इट इज़ अ न्यूक्लियस जिसके इर्द गिर्द आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एक एनर्जी बैंड है जिसको मैंने E1 से यहाँ डिनोट किया है, लाइक दिस, ठीक है। जब मैंने E1 से डिनोट किया, उसके बाद क्या किया, मैंने 2 और इलेक्ट्रॉन्स, एक और सिंगल आइसोलेटेड एटम में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन उसके साथ रखा, तो उसके साथ जो 2 एनर्जी लेवल्स होंगे, दोज आर योर E1 एंड E2, ठीक है। सिमिलरली, इन एन एटम, और यू कैन से इन ए क्रिस्टल I have n number of atoms. That means it must be having n number of electrons associated with it. And when that is having n number of electrons associated with it, that means we have n number of or n levels of energy level over there. And when they combine together, they form a band like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे लेवल्स होने, इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, तो उनके साथ जो एनर्जी बैंड एसोसिएटेड होगा वो बिल्कुल, यू कैन से कि उनकी एनर्जी तो आपस में मिलती जुलती है। जब हम उनको बिल्कुल पास पास लाते जाएंगे
तो उनकी एनर्जी जो है वो एकदम बराबर होगी, तो वो एक एक बैंड की शेप ले लेते हैं, बिकॉज वी हैव एन नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड ए क्रिस्टल। जब हम एक हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम्स है इन क्रिस्टल, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स के उतने एनर्जी लेवल्स होंगे। सो जितनी भी हम एनर्जी लेवल, जितने भी हम इलेक्ट्रॉन्स को साथ साथ लाते जाएंगे, जैसे एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, इस तरह से जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। तो हमारे पास जो एक एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, दे गेट मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है जी। अब जब हम एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं, तो उसी तरह से जब मैंने आपको बोला कि एक आपने इलेक्ट्रॉन की बात की, तो एक उसका एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आ गया। अभी हम सिलिकॉन, और सिलिकॉन का 14 है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 284, और जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 32, तो इसकी जब आती है 2 8 18 एंड 4। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर हाउ दीज बैंड्स आर मेड, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो शेल्स हैं, सेकंड शेल इज कम्प्लीटली फील्ड, 8 वाला भी कम्प्लीटली फील्ड, और बचा कौन सा, 4 वाला। ठीक है। सो ये वाला जो बैंड होगा या ये वाला जो शेल होगा, इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 वाला भी कम्प्लीटली फील्ड है, 8 वाला भी फील्ड है, 18 वाला भी फील्ड है, तो अगेन इट इज अ वैलेंस शेल। ठीक है। अब ये तो एक आइसोलेटेड एटम की बात चल रही थी। ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि दीज आर नॉट आइसोलेटेड, वी हैव एन नंबर ऑफ atoms, so we have n number of electrons. When they are n number of electrons, तो हमारे पास n नंबर ऑफ लेवल्स, तो n नंबर ऑफ लेवल्स, तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, सो ऑन। तो ये इस तरह से अगर हम ऐसे ग्राफिकल अगर ऐसा बताना चाहें, तो हमारी एनर्जी ऐसे बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि एनर्जी किस तरह से बढ़ रही है। तो आपने बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है, दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और E इज इक्वल टू 13.6 बाई n स्क्वायर, ऐसे होता है हमारे पास, वेर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारे पास। तो हम इतनी उसको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि हमारे पास ये शेल बनते किस तरह से हैं। ठीक है। सिमिलरली जब हम शेल्स की बात कर रहे हैं कि ये लेवल्स बनते किस तरह से हैं या बैंड्स बनते किस तरह से हैं, अब ऑब्वियस है, जो कोई भी चीज़ एक स्ट्रांगली बाउंड है, जो भी चीज़ एक स्ट्रांगली बाउंड है, जैसे दो सेकेंड शेल जो है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले लेवल में, पहले शेल में, वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वैलेंस शेल को। क्योंकि हमारे पास जब कभी भी हमने अपना एक शेल को पूरा करना है या किसी भी एक ऑक्टेट को पूरा करना है, तो वो उसका कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, तो एक कोवलेंट बॉन्डिंग तब तक बनाएगा, आपस में शेयरिंग करके ही बनाएगा। लेकिन जब 2 पूरा है, 8 पूरा है, तो हमारे पास 4 जो है, इसने भी तो अपना 8 का ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू योर कम्प्लीटली शेल्स को। तो जब हम कम्प्लीटली शेल्स को तोड़ नहीं सकते, तो हमारा जो वैलेंस शेल है वो हमारा रोल प्ले करता है किसी भी एक क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए उसमें। ठीक है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं, तो ये जो वैलेंस शेल है वो हमारा बन जाता है अब वैलेंस बैंड। ठीक है। वो किस तरह से बनता है वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। मैं आपके साथ एक डायग्राम छोटी सी शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए डायग्राम क्या है। यहाँ पर मैंने r एक एटॉमिक डिस्टेंस लिया है आपके पास, दिस इज द एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है। फिर एक वैलेंस बैंड का बनाया है, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड। अब आप बोलोगे ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज समथिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इधर इट हैज़ टू बी इन द वैलेंस बैंड और इट हैज़ टू बी इन द कंडक्शन बैंड। और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को डिफाइन करने में। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3s NH शेल लिखा है और 3p NH शेल लिखा है, और बीच में एनर्जी गैप बनाया हुआ है हमने। ठीक है। तो व्हाट इज 3s एंड 3p, यहाँ पे क्या है भाई, 3s और 3p क्या आ गया यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्यों ना हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज, एटॉमिक नंबर इज 14, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ठीक है जी। पूरा 14 बन गया, यहाँ पे 14 बन गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। अब s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एज पर द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो पूरे हैं। p के अंदर 6 रह सकते हैं बिकॉज वी हैव px, py एंड pz। भाई साहब इसमें भी पूरे के पूरे हो गए 6 के 6।
ठीक है, तो इसका ये शेल भी पूरा है, इसको तोड़ना और मुश्किल है। फिर एस में फिर से 2 हैं, ये पूरे हैं। अब यहाँ पे 3p2 है। अब p में मेरे पास 6 होने चाहिए, लेकिन बट आई एम हैविंग ओनली 2, a difference of 4. That means if I have 6 n energy levels, only 2 n are filled and 4 n are empty. ठीक है, इसका मतलब कि जब मैं उन सबको आपस में पास पास में लाने की कोशिश करूंगा, देर विल बी सर्टन चेंज और सर्टन वेरी मॉडिफिकेशन ऑफ, यू कैन से मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इज ओवर देयर एज पर द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स डिफाइन किया है। जैसे हम रीजन ए की बात करें, दिस इज अवर रीजन ए, ठीक है, द एटॉमिक सेपरेशन इज वेरी लार्ज, सो इट इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इतना वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है एक दूसरे को। ठीक है, अब हम जब हम रीजन बी में पहुंचते हैं, जब हम रीजन बी पे पहुंचते हैं तो व्हाट यू सी द, अब एटम्स जो है वो पास पास आना शुरू हो गए, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी पास पास आना शुरू हो गए। ईदर दे हैव प्लस ऑफ एनर्जी और दे हैव माइनस ऑफ एनर्जी। व्हेन दे हैव प्लस ऑफ एनर्जी दे विल गोइंग टू मॉडिफाई। अब हम बात करें 1 + 1/2 बना देगा, लेकिन 2 - 1 1 बना देगा। So that means certain modification of energy is over there, and that certain modification of energy is something like this, इस तरह से। ये तो आया भाई आपका रीजन है, ये रीजन है आपके पास, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, बट हेयर इज अ रीजन बी जहाँ पे मॉडिफिकेशन गोइंग टू स्टार्ट। when the modification is going to start, because according to Pauli's exclusion principle, no two electrons can exist in the same state, and I have 4n empty states over there. And when I have 4n empty states over there, they will going to interact with each other. When they will going to interact with each other, they will going to influence their energy, whether it may decrease or they increase. It may spread more or it may spread less. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, एक्सक्यूज मी, उसके बाद क्या करेंगे हम कि 3s और 3p बैंड को फिर से ओवरलैप करना शुरू करेंगे इन अवर रीजन सी। ठीक है, जब वो रीजन सी पे ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, ये डायग्राम में मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, तो क्या होगा, 4n एनर्जी लेवल, 4 + 4 8n एनर्जी लेवल बन जाएंगे हमारे पास। 4 भाई खाली हैं तो 4 भरे हुए हैं। ठीक है, ये एस और पी के बीच की बात कर रहे हैं हम रीजन सी में। तो 4 भरे हुए हैं, 4 खाली हैं, 4 भरे 4 खाली कैसे, पी पे आप लेके चल रहे हो, 2 और 2 4 भरे हुए और बाकी 4 खाली। ठीक है, तो इसी तरह से जो वैलेंस बैंड में जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरह से आपकी होती जाएगी, जब जितने जितने आपके वो बढ़ते जाएंगे उतने उतने आपकी मॉडिफिकेशन होती जाएगी इस तरह से। ठीक है, और जब हम उस सब चीज़ों को प्रॉपर मॉडिफिकेशन, जब हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इतने साथ हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे कि हमें वो बिल्कुल जुड़े जुड़े दिखाई देंगे। दिस इज हाउ द मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस फॉर योर silicon atom. This is how it will take. It may spread or it may. ठीक है, first is for S वाला is completely filled, but when it will come closer, it will going to interact. When it will going to interact, it will influence. Obviously, it will going to influence some energy over there. ठीक है, और जब हम एनर्जी की बात करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये S और P है, देखो बेटा, दिस इज योर P लेवल एंड दिस इज योर S लेवल। तो यहाँ पर जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आपका बराबर है, डिफरेंस हो रहा है, इट विल गोइंग टू मॉडिफाई ओवर देयर। और ये जो ईजी लिया हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज दैट गैप वेयर नो इलेक्ट्रॉन गोइंग टू एग्जिस्ट एट ए ग्राउंड स्टेट ओवर देयर। या तो उसको भैया वैलेंस बैंड में रहना है या उसको कंडक्शन बैंड में जाना है। अब आप बोलोगे कि वैलेंस बैंड तक तो हमने पढ़ा, भाई कंडक्शन बैंड कहाँ है, उसके आगे 3D भी तो आता है। तो 3D का हमारे को कोई मतलब नहीं है इसमें समझने का, क्योंकि 3D हम इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज 3D इज, जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा वो अपने कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और वहां पर भी जो उसके एनर्जी लेवल्स होंगे दे विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस एज पर द इंटर एटॉमिक वैल्यूज और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। व्हेन दे विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस, वी हैव द कंडक्शन बैंड। सो व्हेन वी हैव अ वैलेंस बैंड, दिस इज ऑल ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज योर वैलेंस बैंड, सॉरी। और उसी तरह से हमारे पास कंडक्शन बैंड है। Conduction band is the band which is occupied by
the conducting electrons, or you can say the higher energy levels, either they are partially filled or they have either they are empty इसलिए, अगर देखो भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऊपर जाएगा तो वो कंडक्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो नहीं जाएगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। सो इट इज़ इधर पार्शली फिल्ड और इट इज़ कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, सपोज दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज योर फॉरबिडन गैप। ओके, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, इधर इट इज इन योर वैलेंस बैंड और इट इज इन योर कंडक्शन बैंड। अब भाई इसमें समझ ये आती है कि भाई ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कैसे एग्जिस्ट करेगा। वैलेंस बैंड का तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर भाई आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जगह पे। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए मेटल्स में यू हैव एम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग in at room temperature also. When it is moving at room temperature also, you have ample number of electrons over there. When you have ample number of electrons over there, so it is either in the conduction band or it is in the conduction level over there. ठीक है जी, I think this much is clear to you, but you have to remember only this thing कि why, how these levels get modified when we change, or you can say when we change the interatomic distance like this. When we change the interatomic distance, our bands will going to modify because they influence अपने vicinity वाले को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि किसी में से हम 10 लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद अस, बट वन ऑफ अस हैव सर्टेन कोल्ड। किसी को जुकाम हो गया भाई, वो पहले तो दूर था, तो अपने घर पे था तो किसी को जुकाम नहीं लगा सकता। उसके बाद किया क्या, वो स्कूल आया, स्कूल जब वो आया तो आपको लगा कि जुकाम है, हमें से दूर रहना, तो आप नहीं बैठे। उसका जब थोड़ा सा उसका जो कोल्ड जो कम हुआ, तो वो जो ही आपके पास है उसने आप सबको इन्फ्लुएंस कर दिया। इन्फ्लुएंस इन द सेंस आपको सबको भी धीरे धीरे कोल्ड हो जाएगा। सो वो ये वैसा ही है कि जितना आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी जितनी भी आपकी जो वैलेंस बैंड है, जो आपके कंडक्शन बैंड है, दे विल गोइंग टू मॉडिफाई बाय इटसेल्फ। व्हेन दे विल गोइंग टू मॉडिफाई इटसेल्फ, सो वहाँ से मॉडिफिकेशन आती है बिकॉज वी हैव एनर्जी लेवल हम सबका बराबर है। जब हम सबका एनर्जी लेवल बराबर है, वी विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस 1 2 और 3 4 5 पीपल टू दैट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ we'll classify solids on the basis of energy bands. Now I have made a diagram for you. ये जो पहले वाला बैंड है मेरे पास, ठीक है, this is your valence band and this is your conduction band. ठीक है जी। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं जब कभी भी हम एक उसको क्लासिफाई करते हैं मेटल को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ईदर इट इज पार्शली फिल्ड like this, either it is partially filled, ठीक है, because it has this much of electrons associated with it, कि एक सेकेंड, तो इसके पास इतना होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कि वो वहाँ तक वो अपने आप को लेके जा सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर तो वही है ना जिसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो आराम से कंडक्शन कर सके। ठीक है, एंड दिस इज योर वैलेंस एनर्जी एंड दिस इज योर कंडक्शन एनर्जी। सो यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एनर्जी। भाई हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि एनर्जी गैप कितना है, बिकॉज मेटल्स के पास ऑलरेडी सफिशेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो वहाँ पर अपने आप को वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है और कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई सॉलिड्स, सॉरी नॉट सॉलिड्स, मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर बैंड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला केस ये है कि आपका जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, जैसे वो अगले लेवल पे इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड द सेकेंड केस इज योर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। ठीक है जी, दिस इज योर वैलेंस बैंड ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कंडक्शन बैंड ले लेते हैं।
ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे आर ओवरलैपिंग लाइक दिस। व्हेन दे आर ओवरलैपिंग, सो यू कैन से दैट इट इज़ ए मेटल, और एनर्जी गैप जो होता है वो ज़ीरो होता है इसके बीच में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जब ओवरलैप करते हैं तो हम बोलते हैं दैट इट इज़ ए मेटल। सो हाउ यू कैन क्लासीफाई मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर एनर्जी बैंड्स? पहली चीज़, conduction band is partially fit. First case, how you can classify? You can classify like this, that conduction band is partially filled, and secondly, there is a overlapping of conduction band and valence band. Here your CB is your conduction band and VB is your valence band. This is how you can classify your solids as per conductors. Now the second one is insulators. So in case of your insulator, your conduction band is empty. ठीक है, और this is your conduction band and this is your valence band. And the forbidden, or you can say the energy gap, EG, is approximately equivalent of 6 electron volt. When you have this much of a gap between conduction band and valence band, the material is said to be insulator. This is your energy. This is your electron energy. ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पोजेस कर सकता है, या 0.025 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो एनर्जी पोजेस कर सकता है, उससे ज़्यादा वो जंप ही नहीं कर सकता। तो आपका कंडक्शन बैंड इसमें एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड आपका एज सच, एज पर जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी इंसुलेटर की, वो वैसा ही रहेगा। सो व्हेन यू हैव सच दिस थिंग इज ओवर देयर एंड यू हैव ए एनर्जी गैप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मटेरियल इज सेड टू बी इंसुलेटर। ठीक है जी, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कैसे हम एक इंसुलेटर को क्लियर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, जब आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, तो we see the material is insulator. Now the next one is semiconductors. Now semiconductors are of two types, silicon and germanium. ठीक है, तो जब कभी भी हम बात करते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि एनर्जी गैप जो होता है यहाँ पर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, इन सब बुक्स यू उठाए 1.2 1.3, हम 1.2 ले लेते हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि सिलिकॉन में एनर्जी गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो जब आपके पास इतने एनर्जी गैप का मटेरियल हो या डिफरेंस हो, वी सेट द इट इज सेट टू बी योर इंसुलेटर। तो एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो आपके पास 1.72 या 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और यू कैन से इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी कुड से दैट जब कभी भी हमारे पास ये इस तरह का कोई भी मटेरियल होगा, दैट इज योर इंसुलेटर, तो नॉट इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, एट रूम टेम्परेचर योर सेमीकंडक्टर behave as insulator. So रूम टेम्परेचर को छोड़ दे, अगर हम 0 केल्विन की बात करते हैं, छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर को, हम 0 केल्विन की बात करते हैं। ठीक है, जब आपको कुछ मूव नहीं कर रहा है, सब कुछ रेस्ट पे है, दैट इज कॉल्ड एज योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। ठीक है, बिकॉज इन बुक यू विल गोइंग टू फाइंड 0 केल्विन, तो अब रूम टेम्परेचर में कहीं मसला ना बन जाए, तो इससे बेटर है कि हम ये बोल दें एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। और जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इट विल बिकम कंडक्टर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर है, इट हैज़ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर
ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर योर रेजिस्टेंस विल गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, एंड एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर योर रेजिस्टेंस विल गोइंग टू इंक्रीज। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना आप सेमीकंडक्टर में आपका जो मटेरियल है वो बिहेव करना क्या शुरू करेगा, वो बिहेव करना शुरू करेगा एज ए कंडक्टर। तो हम यहाँ से हमारे पास एक नई चीज़ आती है समझने के लिए कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। सो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखने चाहिए जो हमें समझ आ सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ है भाई हमारे पास यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो आएगा कंडक्टिविटी ऑफ semiconductor, not Rami, it is semiconductor increases with temperature. So one thing you have to remember that conductivity of semiconductor increases with temperature, ठीक है। So ultimately what will happen? Ultimately it will happen, resistance of semiconductor decreases with temperature. That means it has negative temperature coefficient for resistance, ठीक है जी। So what will happen to the resistance for your conductor? So next is your resistance of conductor increases with temperature, ठीक है बेटा, एज पर द रिलैक्सेशन टाइम जो आपने अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी of conductor decreases with temperature. So this is your 1 mark question, कहाँ पे आपको आ सकता है कि what happened to the conductivity, what will happen to the resistance, what will happen to the conductivity of your conductor. So you can say over here कि आपकी जो conductivity है वो semiconductor की increase होती है with the decrease in semiconductor increases with temperature. If you increase the temperature, if you increase the temperature, कहने का मतलब ये है, if you increase the temperature, your conductivity increases. This is for your semiconductor, ठीक है। And if you increase the temperature, conductivity decreases for your conductor. So I hope आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा what is the band theory, बैंड थ्योरी क्या होता है और बैंड थ्योरी हम किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, हमारी किस तरह से मॉडिफिकेशन होती है चीज़ों की एज पर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। और जब हम बैंड थ्योरी को चेंज करते हैं, हाउ इट विल चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट मीन्स इट चेंजेस द, जो भी आपका यहाँ पर जो चेंज होगा दैट विल, जब आप उसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज करेंगे देयर विल इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे इंटरैक्ट एंड दे विल मेक योर्स मेटल्स और मटेरियल्स इनटू योर डिफरेंट बैंड्स। और वो बैंड क्यों आती है, बिकॉज द एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ देयर विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जितने भी आपके आसपास हैं वहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सारा का सारा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। सो सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन ऑफ लेवल्स में क्यों होता है, लेवल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं आपके बैंड्स,
when you have n number of electrons in a crystal coming close to each other. और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो खेल है ये हम आगे स्टार्ट करेंगे, आगे समझेंगे. व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर ओवर देयर. You have your intrinsic semiconductor, you have extrinsic semiconductor. What are your intrinsic semiconductors, what are your extrinsic semiconductors? तो ये सब चीज़ें आपको अब समझनी है, पढ़नी है. तो ये अब आज के अभी हम इस लेक्चर 1 को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करेंगे फिर अबाउट योर इंट्रिंसिक एंड योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. थैंक यू वेरी मच.